हेलो एवरीवन। आज जो है हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। आज हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज देखेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है, इसमें क्या रहता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो हम पेमेंट किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ पेइंग इन डॉलर्स, अगर हम रुपी में पेमेंट करें, ठीक है, इट मीन्स हम रुपी को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गल्फ कंट्रीज से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो हम पेमेंट किस में करते हैं? डॉलर्स में। लेकिन अगर हम इसी डॉलर की जगह रुपी को यूज करें, ठीक है, तो रुपी जो है वो एज अ ग्लोबल करेंसी यूज हो रहा है। तो दिस मीन्स कि रुपी का जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द यूज ऑफ इंडियन रुपी इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। कि आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शंस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई भी काम करते हो, तो आप पेमेंट करते हो रुपीज में। ठीक है, सो दैट कि रुपी की लोग जो है वो डिमांड करे हैं, रुपी इज मोर एक्सेप्टेबल। ठीक है, एंड दिस इससे क्या होगा कि जो यूएस डॉलर है उसकी डिमांड जो है उसको थोड़ा कम किया जाएगा, और जो अदर करेंसीज हैं उनको जो है प्रमोट किया जाएगा, और हम यहाँ किसको करेंगे? रुपीज को। अबे ये न्यूज में क्यों था कि रिसेंटली क्या हुआ था कि आरबीआई ने जो है फेमा रेगुलेशंस को थोड़ा लिबरलाइज किया था, जिसमें क्या क्या चेंजेस लाए हैं वो अभी हम डिस्कस कर। देखो, जो सबसे पहला चेंज आया है दैट इज कि जो पीपल रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल। देयर इज वन पर्सन ए, अनदर पर्सन बी। ठीक है, बोथ आर फ्रेंड्स और बोथ आर फैमिली। ठीक है, चलो ए मान लेते हैं, ये दोनों सिस्टर्स हैं आपस में। ठीक है, बी रहती है यूएसए में और ए जो है वो इंडिया में रहती है। ठीक है, अब बी ने, सपोज बी जो है वो एज वहां पे काम करती है, कोई बिजनेस करती है या एज अ जॉब करती है, तो बी ने अपनी अर्निंग करी डॉलर्स में। ठीक है, बी ने पैसा कमाया डॉलर्स में, और वो उसने अपनी बहन ए को इंडिया भेजना है। ठीक है, तो पहला क्या प्रोसीजर रहता था कि डॉलर जो है दे विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रुपीज। एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा था ना, कि एक्सचेंज रेट रहता है कि किस तरीके से जो है डॉलर को जो है रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा, बी जो है वो डायरेक्टली जो है ए को रुपी में पे कर सकती है। कैसे? देखो, बी क्या करेगी, ये यूएसए में जो एसबीआई की जो भी ब्रांच होगी वहां पर रुपी में अकाउंट खुलवा सकती है, रुपी डिनोमिनेशन में। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। बी क्या करेगी, ये अब जो हमारे जो इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, इनकी ओवरसीज ब्रांच भी रहती है। ठीक है, एसबीआई जो है वो यूएसए में है। ठीक है, लेट अस सपोज कि वो न्यूयॉर्क में है। तो बी ने क्या किया, न्यूयॉर्क में जो एसबीआई की ब्रांच है वहां पे रुपीज में अकाउंट खुलवाया। पहले क्या होता था, वो रुपीज नहीं डॉलर्स में, ओनली दे कैन डिपॉजिट देयर मनी इन द डॉलर्स। हम क्या करते हैं बैंक में? डिपॉजिट करते हैं अपने मनी अपने पैसे को। ठीक है, तो अगर मैंने इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाया तो ऑब्वियसली मैं बैंक में जाऊंगी, रुपीज वहां पे डिपॉजिट करूंगी और वो मेरे बैंक अकाउंट में शो हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि जो वो बी था वो सिर्फ जो है सिर्फ डॉलर्स में पैसे डिपॉजिट कर सकता था वहां के एसबी, बेशक वो एसबीआई का ही बैंक क्यों ना हो, डॉलर में ही डिपॉजिट होंगे। लेकिन अब मेजर चेंज जो आया है वो ये है कि अगर यूएसए में कोई एसबीआई की ब्रांच है, वहां पे रुपी डिनोमिनेटेड करेंसी, अब उनके रुपीज वाले अकाउंट होंगे। ठीक है, कि अब वो डायरेक्टली जो है रुपी में वहां पे पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। सपोज अगर वहां पे उन्होंने पैसे डिपॉजिट करने, दे कैन बी डिपॉजिट इन द रुपी, और यही रुपीज जो है वो डायरेक्टली अपनी बहन ए को जो है वो ट्रांसफर कर देंगी। ठीक है, सपोज ए का जो है वो बॉम्बे में एसबीआई की ब्रांच में कोई अकाउंट है, तो ये डायरेक्टली जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे विदाउट गोइंग थ्रू द एक्सचेंज रेट कन्वर्जन, कि पहले डॉलर को रुपी में करो, होता था ना ये सब। अब ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? हाँ, और ओवरसीज ब्रांच ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर्स, किसकी बात की गई है? सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर्स की, मतलब जिन बैंक्स को स्पेसिफिकली परमिशन मिली होगी या जिनको आरबीआई ने कोई लाइसेंस दिया होगा। ठीक है, जितनी भी पेमेंट्स होंगी, करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है इंडिया में किसी पर्सन के साथ जो रह रहा है, तो दैट कैन बी डन इजीली। ठीक है,
नाउ व्हाई दिस मैटर्स, ठीक है, ऐसा क्यों है, व्हाई डज दिस मैटर, इससे क्या होगा कि जो ट्रांजेक्शन इजियर हो जाएंगी ना। देखो, एनआरआई कैन यूज दीज अकाउंट्स, तो वो डायरेक्टली अब पैसा भेज सकते हैं, रुपी में ले सकते हैं। सपोज अगर हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के लिए जाते हैं यूएस में या किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो पेरेंट्स उनको पैसे भेजते हैं। ऑब्वियसली वो रुपीज में भेजेंगे, फिर वो डॉलर में कन्वर्जन होगी। तो अब क्या होगा, रादर दे विल सेंड देयर मनी इन रुपीज, तो उनको भी वो रुपीज में मिल जाएंगे। मतलब वो कन्वर्जन वाला जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी दैट विल बी रिड्यूस्ड। आप डेली नीड की चीजें जो है वो वहां बेच सकते हैं, सैलरी, गिफ्ट, मेडिकल एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस, जितने भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। एंड ऑल्सो यू कैन बाय योर प्रॉपर्टी देयर। इवन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी जो है वो वहां पे करी जा सकती है। नाउ अब है कि अब आपको करेंसी जो है वो कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी, सिंस द अकाउंट इज इन आईएनआर। तो एनआरआई जो है दे डोंट नीड टू वरी अबाउट द एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं ना, कि एक एनआरआई है यूएसए में, वो रुपीज में अकाउंट जो है आरबीआई की ब्रांच में खुलवा सकता है, और वो डायरेक्टली जो है वो पैसा रिसीव करेंगे। सपोज अगर मैं यूएसए में रह रही हूँ, तो मेरा अकाउंट, मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो वो मुझे उसका रेंट आता है, तो दैट रेंट जो है वो रुपीज में आएगा, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या होगा, डायरेक्टली दैट रुपीज जो है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द डॉलर्स वो मेरे अकाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब आपको एक डाउट होना चाहिए कि देखो, अगर जो बी मेरी, जो ए की जो सिस्टर थी, जो बी थी, जो वहां पे अर्निंग कर रही थी यूएसए में, अगर वो यूएसए में काम कर रही है, तो ऑब्वियसली जो उसकी इनकम होगी वो किस में होगी, वो डॉलर्स में होगी। ठीक है, वो किस में होगी, डॉलर्स में होगी। वो यही डॉलर जो है वो एसबीआई की जो न्यूयॉर्क ब्रांच है, जिसमें उसने आईएनआर आईएनआर अकाउंट खुलवाया है, वहां पे डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, बी ने अपने डॉलर्स को डिपॉजिट किया आईएनआर अकाउंट में, आरबीआई ने उस एक्सचेंज रेट पे, लेट सपोज $1 इज इक्वल्स टू 85, कन्वर्ट करके सारा जितना भी डॉलर उसने डिपॉजिट किया उसको रुपीज में वहां पे कन्वर्ट कर दिया। अब फ्यूचर में अगर कोई करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है एक्सचेंज रेट में, तो यहाँ पे दोबारा कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले क्या होता था, बी ने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, डॉलर डिपॉजिट किए, अब उसको वो पैसे जो है वो इंडिया भेजने हैं अपनी सिस्टर ए को। तो वो क्या करेंगे, सपोज उसने आज जो है $20 उसको देने हैं, आज का जो एक्सचेंज रेट होगा उसके हिसाब से उसको रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, सपोज उसको आफ्टर अनदर अगले महीने फिर से पैसे भेजने हैं, या आफ्टर 10 डेज फिर से पैसे भेजने हैं, तो जब जब पैसे भेजेगी तब तब एक्सचेंज रेट जो है उसके हिसाब से पैसे आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने सिंपल यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए होंगे आरबीआई की ब्रांच में, तो एक ही बार कन्वर्जन होगी। ये नहीं बोल रहे कि कन्वर्जन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कहने का मतलब है ये जो रिपीटेड कन्वर्जन रहती हैं दैट विल बी डिमिनिश्ड। इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेट अस डिस्कस कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेजर चेंज क्या लाई है। देखो, इसमें क्या है कि सेटल द ट्रांजेक्शंस विद द अदर पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया यूजिंग देयर बैलेंसेस in their repatriable INR accounts, such as the special non-resident rupee account and the special rupee Vostro account. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इन तीन अकाउंट्स का मीनिंग समझेंगे। रीपैट्रिएबल आईएनआर अकाउंट्स, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी एनआरआई जो है वो फॉरेन में इंडियन बैंक की कोई भी ब्रांच में अपना रुपीज अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, सो दैट कि वो रुपीज को इजीली इंडिया में बेच सके, या इंडिया से रुपी जो है वो फॉरेन कंट्री में बेच सके, उसको हम बोलते हैं रीपैट्रिएबल आईएनआर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स जो इंडिया के बाहर होते हैं, जहां से पैसा जो है वो इजीली इंडिया में भेजा जा सकता है और इंडिया से फॉरेन कंट्री में भेजा जा सकता है विदाउट एक्सचेंज रेट रिस्क। मतलब एक ही बार कन्वर्जन करनी है, बार बार नहीं करनी है। ठीक है, और रीपैट्रिएबल आईएनआर अकाउंट्स के ये दो टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पेशल एनआरआई रुपी अकाउंट और दूसरा है स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। ठीक है,
जो स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट है, ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जो सेकंड वाला है, इसमें क्या है कि कोई भी फॉरेन बैंक, ठीक है, वो इंडिया में अगर रुपी अकाउंट हेल्ड करता है, ठीक है, कोई भी रुपी अकाउंट विच इज हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, अब क्या होगा, जो मेजर चेंज लाया हुआ है वो है कि एनआरआई टू एनआरआई पेमेंट। सपोज मैं दुबई में रहती हूँ, मेरी कजन जो है वो सिंगापुर में रहती है, और मुझे जो है वो उसको पैसे भेजने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जो ओल्ड वे था कि मैं सबसे पहले जो दुबई की करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करूंगी, फिर वो डॉलर की करेंसी जो है वो सिंगापुर में जाएगी और वो सिंगापुर के करेंसी में कन्वर्ट होके मेरी कजन को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया एक थोड़ा लंबा प्रोसेस, थोड़ा एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है, थोड़ा कॉस्टलियर है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा फॉरेन बैंक, सॉरी, फॉरेन कंट्री में अगर मेरा अकाउंट है, ठीक है, लेट अस सपोज कि एसबीआई की जो एक ब्रांच है हमारी यूएसए में, सॉरी दुबई की बात की थी, दुबई में, और दूसरी जो ब्रांच है दैट इज इन सिंगापुर, ठीक है। अब दुबई में जो ए है उसका अकाउंट है आईएनआर में, सिमिलरली सिंगापुर में जो अकाउंट होगा वो भी आईएनआर में होगा। क्या होगा कि जो दुबई में जो ए है वो बी को ट्रांसफर करेगी सिंगापुर में विदाउट गोइंग थ्रू दीज एक्सचेंज रेट्स। अगर इनका आईएनआर अकाउंट है तो ये रुपीस में ही इसको जो है सिंगापुर में जो कजन है उसको जो है वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे। जो पहले सिस्टम था कि पहले दुबई की करेंसी को डॉलर में, फिर डॉलर की करेंसी को सिंगापुर की करेंसी में चेंज करना है, से अब जो है उससे बेटर चीज लाई है कि दोनों अपने रुपीज अकाउंट खुलवा लो फॉरेन कंट्री में, ठीक है, इंडिया इंडिया की ही ब्रांच में, और यू कैन एक्सचेंज द मनी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो कि एक एनआरआई जो दुबई में है, वो एनआरआई एक सिंगापुर को एक फ्रीलांस वर्क के लिए पेमेंट करना चाहता है, तो वो पहले करेंसी को कन्वर्जन करेगा, डबल यहाँ पे कन्वर्जन होगी। तो नया वे क्या है कि दोनों के पास अकाउंट्स है एसएनआरआर, और दुबई एनआरआई जो है वो पे कर सकता है सिंगापुर एनआरआई को डायरेक्टली इन इंडियन रुपीज में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दोस फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चेंज लाया है वो है Indian exporters will be able to open the accounts in any foreign currency overseas for settlement of the trade transactions, including receiving export proceeds and using these proceeds to pay for the imports. इसको भी एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देखिए, सपोज मैं यहाँ पे बिजनेस करती हूँ एक्सपोर्ट का, मैंने एक्सपोर्ट किया और मेरे पास क्या हो गए, डॉलर्स आ गए। मेरा एक अकाउंट होगा, सपोज यूएसए में मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, एक अकाउंट जो होगा वो मेरा यूएसए में होगा और वो फॉरेन करेंसी में होगा, ठीक है। रुपी में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन लाई है वो किस टर्म्स में लाई है मैं ये बताना चाहती हूँ। फॉरेन करेंसी में आपका अकाउंट है, ठीक है, डॉलर में है, आपने यूएसए को गुड्स बेची, आपके पास डॉलर्स है, आपने उस फॉरेन, जो भी आपका फॉरेन करेंसी में जो अकाउंट था वहां पे डॉलर्स डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। अब आप यूएसए को एक्सपोर्ट करते हो तो ऑब्वियसली इंपोर्ट भी करोगे, तो जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप क्या करो, यही आपके अकाउंट में से इंपोर्ट की पेमेंट कर दो, ठीक है ना। आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रुपीज में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि पहले जो इंडियन कंपनीज थी वो पेमेंट जब रिसीव करती थी फॉरेन बायर्स से, तो वो इंडिया में पहले पैसे लाती थी और फिर उसको रुपीज में कन्वर्ट करती थी, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट किसी भी फॉरेन कंट्री में खोल सकते हैं, यूएसडी में भी खोल सकते हैं और यूरोज में भी खोल सकते हैं। सपोज मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, मैंने एक यूरोप में जो है वहां पे अकाउंट खोल दिया जो यूरो की करेंसी में रहेगा। तो जब भी मुझे, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगी मुझे यूरोज आएंगे, तो जब मैं इंपोर्ट करूंगी मैं उन्हीं यूरोज को जो है वो वहां पे बेच दूंगी वापस। अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, पहले मुझे यूरोज मिले फिर मैं उनको इंडिया लाऊंगी फिर उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रादर देन डूइंग दिस, सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। फिर उसके बाद आप इन्हीं एक्सपोर्ट अर्निंग्स को पे कर सकते हो अपने इंपोर्ट्स के लिए, कि अगर एक इंडियन एक्सपोर्टर अर्न कर रहा है से $1 लाख गुड्स बेच के, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पैसा अपने फॉरेन अकाउंट में रखेगा,
लेटर अगर उनको पे करना है किसी फॉरेन सप्लायर को, तो वो सेम उसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दैट इनटू द रुपीज। ठीक है, ये उनके लिए है जो दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। ये उनके लिए मेजर चीज लाई गई है। देखो, सबसे पहले नॉस्ट्रो मीन्स अवर्स इन लैटिन। ठीक है, वो अकाउंट जो इंडियन बैंक जो है वो होल्ड करेगा किसी भी फॉरेन बैंक में, और वो फॉरेन बैंक की ही करेंसी में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई ने जो है यूएसए में, यूएसए के सिटी बैंक में, ठीक है, एक अकाउंट खुलवाया है जिसमें जो हैंडल करेंगे वो जो ट्रांजेक्शन्स वो डॉलर में होंगी। ठीक है, हमारा अकाउंट दूसरी कंट्री की बैंक में, और डिनोमिनेशन क्या होगा, उसी कंट्री की करेंसी। अगर हम यूएसए में खुलवाते हैं तो हमारा डॉलर में रहेगा। अब पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हम अगर इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर हमें कोई सेटल करनी है क्विकली, तो हम वहां से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अब अगर मुझे पेमेंट करनी है किसी को, ठीक है, मैं एसबीआई से बात करके पेमेंट जो है उनके नॉस्ट्रो अकाउंट से क्विकली करवा सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो है ये नॉस्ट्रो अकाउंट काम करता है। सेकंड वी हैव द वॉस्ट्रो अकाउंट, कि उनका अकाउंट दूसरी कंट्री का अकाउंट हमारी कंट्री में, ठीक है, हमारी ही ब्रांच में और हमारी ही करेंसी में, कि योर्स। ठीक है, वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स इन द लैटिन, कि जो अकाउंट होगा फॉरेन बैंक का वो इंडियन बैंक में होगा और वो इंडियन करेंसी में ही होगा। जैसे कि अगर चाइना ने रुपीज अकाउंट खुलवा दिया है एसबीआई में, ताकि वो रुपी ट्रांजेक्शन के साथ जो है वो डील कर सके। ठीक है, अगेन ये पर्पस यही होता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है, उनको क्विकली और इजीली अगर हम जो है अ, उनका सेटलमेंट कर सके। अब जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो में डिफरेंस क्या है, कि उनका है यहाँ पे या हमारा है यहाँ पे, कौन सी करेंसी में। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये ध्यान में रखना कि नॉस्ट्रो में हमारा होगा, ठीक है, हमारा होगा। अगर उनकी कंट्री में है, उनके बैंक में है, तो उन्हीं की करेंसी में होगा। ठीक है, और सिमिलरली वॉस्ट्रो में अगर उनका अकाउंट हमारे देश में है, तो हमारी ही करेंसी में होगा और हमारी ही बैंक ब्रांच में होगा। Next, we are going to discuss about the challenges in the internationalization of the rupees. सबसे पहला चैलेंज है द पीपल एंड द कंट्रीज प्रेफर द यूएस डॉलर। ठीक है, डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी है, मोस्टली ट्रांजेक्शन्स जो है वो डॉलर में ही रहती हैं, इसीलिए डिमांड डॉलर की रहती है। इसीलिए रुपीस जो है उसका इंटरनेशनलाइजेशन होना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, पहले हमें बाकी कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बराबर रखने होंगे। ट्रेड डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि हम इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अपनी जो करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन करवाने के लिए अपने रुपी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इतनी वॉलेटाइल करेंसी रहेगी तो पीपल विल नॉट डिमांड योर करेंसी। ठीक है, अगर हम लोग जैसे इंडिया भी अगर ऑयल सऊदी से बाय करेगा, तो वो भी डिमांड जो करते हैं पेमेंट को, वो डॉलर में करते हैं, रुपीज में नहीं करते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि अंटिल बिग इकोनॉमीज, यस, कि पहले हमें उन कंट्रीज के साथ बात करनी पड़ेगी कि जो ट्रांजेक्शन्स जो हैं, अगर हम आपको पेमेंट करते हैं तो वो आप रुपीज में कीजिए, तब तक जो है ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। सेकंड है, रुपी इज नॉट फुली कन्वर्टेबल। ठीक है, रुपी जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। सपोज, अब ऐसा क्यों है कि देखो, कंट्रीज क्या करते हैं, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ने या इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ भी थोड़ी सी चेंज आ जाए, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया या करेंसी डिप्रिशिएट कर गई, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं कि इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकालना है। पैसा निकालना है, इट मीन्स वो डॉलर को निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब डॉलर की सप्लाई रिड्यूस हो रही है। जब डॉलर की सप्लाई रिड्यूस होगी, तो रुपीस की सप्लाई बढ़ जाएगी, और रुपीस की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपी क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। इसीलिए जो आरबीआई है उसने ये नॉर्म रखा है कि रुपी जो होगा वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टर ने हमारी कंट्री में 10 मिलियन डॉलर, 10 मिलियंस इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो एक ही झटके में वो 10 मिलियन डॉलर्स को निकालने की कोशिश करेगा कि उसको इंडियन मार्केट से इंडिया में अब इन्वेस्ट नहीं करना है,
तो अगर वो इस तरीके से ऐसा करेगा, तो इससे क्या होगा कि एकदम से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई ने फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं रखा है रुपीज़ को। अगर उसको $10 मिलियन निकालना है, तो वो धीरे-धीरे करके होंगे। पहले 1 मिलियन, फिर 2 मिलियन, फिर 3, इस तरीके से होगा। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से रुपी जो है, उसका इंटरनेशनलाइज़ेशन होना इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है? जैसे यू कैन फ्रीली एक्सचेंज रुपीज़ फॉर डॉलर इनसाइड इंडिया। इंडिया में आप कर सकते हो, बट आरबीआई कंट्रोल्स कि कितना इंडिया के बाहर पैसा जाएगा। अब एक इंडियन कंपनी कैन कांट फ्रीली सेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रुपीज अब्रॉड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? एंड फॉरेनर्स हेजिटेट टू होल्ड रुपीज बिकॉज दे कांट फ्रीली एक्सचेंज और यूज देम एवरीवेयर। नेक्स्ट इज इंडिया बाइज मोर देन इट सेल्स। मतलब हमारा क्या रहता है? ट्रेड डेफिसिट। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एंड एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज हमने सऊदी से क्या किया, ऑयल खरीदा, ठीक है? ऑयल खरीदा, हमने उनको पे किस में कर दिया, रुपीज में। लेट अस सपोज कि रुपी में पेमेंट कर दी, ठीक है? अब वो रुपीज का वो क्या करे? कोई और कंट्री को वो दे नहीं सकते ना, ठीक है ना? उनको कोई रुपीज में और वो किसी को दे नहीं सकते आगे। सपोज अगर वो आगे ईरान से कुछ खरीद रहा है, या वो अगर किसी यूएसए से कुछ खरीद रहा है, तो उसको पेमेंट डॉलर में करनी है, रुपीज में थोड़े ना करेगा वो, ठीक है? और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम है। इंडिया कम एक्सपोर्ट कर पा रही है। चलो सपोज ऐसा भी होता कि इंडिया ही एक्सपोर्ट भी कर रही होती सऊदी को, तो वो रुपीज उनको वापस दे देते कि लो, एक्सचेंज हो गया। बट उनको आगे पेमेंट डॉलर में करनी है, तो व्हाई विल दे डिमांड रुपीज ना? तो इसीलिए डॉलर की जो है वो इम्पोर्टेंस ज्यादा है। इफ इंडिया पेज रुपीज टू द रशिया फॉर द ऑयल, बट रशिया डज नॉट बाय एनफ फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना? रशिया तो इंडिया से खरीदता ही कम है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है। तो वो रुपीज को थोड़ा सा तो चलो हमने एक्सपोर्ट्स किया, उन्होंने हमें रुपी में पेमेंट कर दी, लेकिन जो बच जाएगा रुपी, उसका क्या करेंगे वो, ठीक है? नेक्स्ट इज द फियर ऑफ रुपी वैल्यू ड्रॉपिंग वॉलेटिलिटी। जो मैंने अभी आपको बताया कि रुपी का जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? रुपी की वैल्यू जो है वो चेंज करती रहती है। अगर रशिया कीप्स रुपी बट द रुपी फॉल्स द नेक्स्ट मंथ, दे लूज मनी। ऑब्वियसली अगर हमने रशिया को, किसी भी कंट्री को पेमेंट कर दी, उनके पास रुपीज पड़े हैं, जो 1 रुपी जो वो 85 का था, अगर उसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो नाउ अब उनको रुपी 90 में देना पड़ेगा, ठीक है? उनके लिए जो होगा वो लॉस रहेगा। एंड हेंस जो फॉरेनर्स हैं, दे प्रेफर द स्टेबल करेंसीज लाइक द डॉलर टू अवॉइड द लॉसेस। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज आउटसाइड इंडिया। अगेन कि इंडिया के बाहर जो है रुपी का यूज बहुत कम रहता है, ठीक है? कि अगर आप दुबई चले जाओ, लंदन चले जाओ, वहां रुपी में कर सकते हो पेमेंट? नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो है वो रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होना इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज द जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड द यूएस का डोमिनेंस। देखो इसमें क्या रहता है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रहती हैं, वो इस स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से होती है, जिसके ऊपर जो है वो यूएसए का कंट्रोल रहता है। और अगर इंडिया ट्राई भी करेगा रुपीज में पेमेंट करने की बाय बाय पासिंग द डॉलर, तो यूएस जो है वो सैंक्शंस लगा देगा, या इस चीज को जो है वो फुलफिल होने नहीं देगा। इसीलिए जो है रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होना इज अगेन डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज द मॉनेटरी डिलेमा, मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा और द ट्रिफिन डिलेमा। इस पे एक वीडियो जो है मैंने अपलोड करी हुई है, आप इसको वहां पे देख लेना कि ये होता क्या है, ठीक है? इसमें क्या है कि कोई भी जो करेंसी है वो ग्लोबली भी अगर आपको उसको डोमिनेट करवाना है, और डोमेस्टिकली भी आपने उसको स्टेबल रखना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए जो है इंडिया को जो है वो केयरफुली रह के थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप उस वीडियो में देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि है क्या ये। नाउ ये आगे रियल लाइफ एग्जांपल, ये आप पढ़ लेना, ये इजी ही है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीज, कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप कि हमने इंटरनेशनलाइजेशन किया है इंडियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइक यूपीआई। यूपीआई इज adopted इन सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, भूटान और अदर कंट्रीज में भी हम इसको जो है इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश में है, ठीक है? यूपीआई में जब पेमेंट करोगे, ऑब्वियसली रुपी कैन बी कन्वर्टेबल इजीली, और रुपी में भी आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद है हमने वेरियस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करके रखे हैं विद द वेरियस सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज के साथ, ताकि जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जो है वो लोकल करेंसी में की जाए, ठीक है? इंडियन रुपीज, जैसे हमने इनके साथ बात कर ली, यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव्स की, हम करेंसी की जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल इन रुपी। आप अपनी करेंसी में करो, हम अपनी करेंसी में करेंगे, तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट जो है आरबीआई का स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान
फॉर 2024-25 इसमें क्या है कि आरबीआई जो है आपको परमिशन देगा कि आप जो है इंडियन रूपी अकाउंट जो है वो किसी भी फॉरेन कंट्री में खुलवा सकते हो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि सपोज आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको पेमेंट जो है वो डॉलर में करनी है, बट थोड़े टाइम के लिए आपके पास अभी डॉलर जो है वो नहीं है, आप डॉलर में पे नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर रहे हो, आप बाहर से पैसा उठा रहे हो डॉलर में, या आप ट्रेड क्रेडिट ले रहे हो, इसका मतलब आप कोई उधार ले रहे हो थोड़े टाइम के लिए, कि आपको जो आपने इंपोर्ट्स किए हैं उसकी पेमेंट को सेटल करना है। ठीक है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप ये चीज़ें बहुत ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? यू नीड नॉट टू वेट फॉर दिस। अब ये कैसे इंटरनेशनलाइज़ेशन ऑफ रुपीज़ में हेल्प करेगा? इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द डॉलर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम लोग अपने अकाउंट्स इंडियन रुपी में, जब हम अपना अकाउंट जो है वो फॉरेन कंट्री में खुलवा रहे हैं, तो हम वहाँ से रुपी में भी जो है वो पैसा उठा सकते हैं या क्रेडिट पे ले सकते हैं। अगर कि दूसरी कंट्री को जिसको हमने पेमेंट करनी है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। क्योंकि यहाँ पे आरबीआई जो है वो बैकिंग होगा कि हाँ, ठीक है, अगर हम आपको रुपी में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। लास्ट में जो आरबीआई जो है आपको वो इस रुपी के बदले अगर आपको डॉलर की ज़रूरत होगी तो आरबीआई विल हेल्प इन दिस। ठीक है? ये इनडायरेक्टली जो है वो रुपी इंटरनेशनलाइज़ेशन को भी हेल्प करेगा आने वाले टाइम पे। फिर उसके बाद आते हैं कि स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट्स, जैसे कि लेट अस सपोज़ कि इंडियन इंपोर्टर ने पेमेंट कर दी रुपीज़ में, ठीक है? उनके अकाउंट में, जो भी उनका स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट होगा, जो भी फॉरेन ट्रेडर का इंडिया में स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट होगा, उसमें इंडियन इंपोर्टर ने पेमेंट कर दी। अब वो उसी अमाउंट को यूज़ करके जो है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो वो उसको यहीं से जो है वो रुपी से जो है पे कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बताऊँ कि अगर हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमने पेमेंट की रुपीज़ में, कौन से अकाउंट में? स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट्स में, जो फॉरेन ट्रेडर ने हमारी कंट्री में खुलवाया हुआ है, ठीक है? और वही पैसा जो है जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हम लोगों को जो है रुपी में ही जो है हमारी जो सेटलमेंट हमारी जो ट्रांज़ैक्शन है उसको सेटल कर देगा, ठीक है? नेक्स्ट लास्ट जो है वो जैसे बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हम करते हैं, एक-दूसरे के साथ करेंसी स्वैपिंग करने का एग्रीमेंट। देन उसके बाद है कि रुपी जो है एज़ अ डेज़िग्नेटेड फॉरेन करेंसी इन द श्रीलंका, इश्यूएंस ऑफ द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जैसे कि मसाला बॉन्ड्स, ये सभी चीज़ें जो हैं मैं इकोनॉमी पढ़ाती हूँ, उसमें मैंने एक-एक बारीकी से जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है? देन ये याद रखना कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स जो हम ले सकते हैं अपने रुपी को इंटरनेशनलाइज़ेशन करवाने के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? मेंस में इसका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा कि कौन-सी चीज़ क्या है, कि किस तरीके से व्हाट आर द चैलेंजेज़ हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, स्टेप्स क्या-क्या लिए गए हैं, देन ये नॉस्ट्रो-वॉस्ट्रो का डिफरेंस पता होना चाहिए, देन आई थिंक इट्स डन, ठीक है? नेक्स्ट कोई भी डाउट होगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क में यू हैव टू रीड द फेमा, ठीक है? जो ये फेमा है, ये आपको अभी, अभी रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट है। अगर ये आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसको रिवाइज़ कीजिए अभी, क्योंकि कल पे छोड़ोगे तो ये भूल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन्स आते हैं। एंड उसके बाद जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक स्टैटिक, तो वो इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करे, क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आए हुए हैं। वो मैं इस पीडीएफ में अटैच कर दूँगी, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।